हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन है क्या, इसकी बनावट पढ़ेंगे, कार्यविधि और फिर साइक्लोट्रॉन के लिए आवृत्ति का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। साथ ही गतिज ऊर्जा का भी मान हम लोग निकालेंगे। तो साइक्लोट्रॉन है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद कार्यविधि, फिर देखेंगे आगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान वाले आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, और आवेशित कण को त्वरित करने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। या फिर कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसमें जो है गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसको त्वरित किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, उसके द्वारा उसमें हम समझाएंगे। तो हम लोग वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का फिगर बना दिया गया है। यहाँ पर परिभाषा है इसका, फिर का बनावट है और फिर यहाँ पर कार्यविधि है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसी है, उसके बाद आगे चलिए। देखिए ये साइक्लोट्रॉन आपका हो गया। ये साइक्लोट्रॉन आपका वृत्ताकार जैसा होता है, यानी कि तांबे के प्लेट से बना होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। इसका एक और पार्ट बना दिए हैं, और ये यानी कि 3 फिगर है इसमें। पहला फिगर है ये A नंबर हो गया, ये B नंबर आपका फिगर हो गया, और यहाँ पर आपका ये C नंबर हो गया। 3 फिगर हो गया। इसके पहले चलिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे परिभाषा है। देखिए कह रहा है साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। कहने का मतलब कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनों को गतिज ऊर्जा उसमें प्रदान करने के लिए जो है साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा संयंत्र है। एक और तरीका से डिफिनीशन है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान वाले आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 तरीका से, पहला तरीका से यहाँ पे लिख दिए, दूसरा तरीका आपको लिखना होगा। तो लिखिएगा साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान वाले आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। तो ये डिफिनीशन हो गया। अब देखिए साइक्लोट्रॉन का जो आविष्कार हुआ था वो 1934 ईस्वी में। और कौन कौन से वैज्ञानिक, तो 2 वैज्ञानिक थे, लोरेंज और MS लिविंगस्टन। ये लोग नाभिकीय संरचना के अध्ययन में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे। उसमें उसी दौरान जो हुआ था साइक्लोट्रॉन का आविष्कार हुआ था 1934 ईस्वी में। किसमें जी, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में उन्होंने आविष्कार किया था। देखिए अब इसकी बनावट, तो बनावट में सबसे पहले है कि ये 2 तांबे का अर्धवृत्ताकार प्लेट है। देखिए साइक्लोट्रॉन में 2 तांबे का अर्धवृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगा होता है ताकि दोनों प्लेट के बीच गैप बना रहे, यानी कि अंतर बना रहे। ये देखिए 2 प्लेट है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। D1 D2 हो जाए, इसको डिज कहा जाता है। देखिए अर्धवृत्ताकार प्लेट ये तांबे का हो गया। ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में, कहता है कि साइक्लोट्रॉन में जो प्लेट यूज किया जाता है वो किसका होता है, तो याद रखिएगा वो हमेशा तांबे, यानी कि इसको कॉपर भी कहते हैं इंग्लिश में। देखिए 2 अर्धवृत्ताकार प्लेट होता है, तो 2 अर्धवृत्ताकार प्लेट हो गया। अब उसके आगे कह रहा है दोनों प्लेट के बीच में गैप बना रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों प्लेट के बीच में गैप बन रहा है। उसके आगे देखते हैं, चूंकि दोनों प्लेट D1 तथा D2 का अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर D की तरह होता है। दोनों प्लेट जो होता है अर्धवृत्ताकार वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में होता है, इसलिए इन्हें डिज कहा जाता है। देख लीजिए दोनों प्लेट को डिज कहा जाता है। दोनों डिज D1 तथा D2 के सापेक्ष एक प्रत्यावर्ती धारा
के लिए वोल्टेज यंत्र इस प्रकार लगा होता है ताकि D1 की ध्रुवीयता धनात्मक जबकि D2 की ध्रुवीयता ऋणात्मक होती है। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से कह रहा है यहाँ पर दोनों D1 तथा D2 के सापेक्ष एक प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज यंत्र हो गया, इसको कहते हैं ऑस्किलेटर या हिंदी में कहेंगे तो दोलित्र। तो दोनों D1 तथा D2 से एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या फिर कह सकते हैं ऑस्किलेटर या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पे वोल्टेज यंत्र एक लगा इस प्रकार लगा होता है कि इसका धन ध्रुव यानी कि ऑस्किलेटर का धन जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, D1 से पहले प्लेट से, और D2 जो होगा दूसरे D से जुड़ा होगा। देख लीजिए ऋणात्मक वाला हमेशा D2 से जुड़ा रहेगा ताकि D1 की ध्रुवीयता धनात्मक, देखिए इसकी D1 की ध्रुवीयता अभी बोले हैं प्लस में जुड़ा है तो D1 की ध्रुवीयता आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और D2 की ध्रुवीयता जो होगी वो ऋणात्मक होती है। आगे देखिए दोनों डीज के खाली स्थान में एक छिद्र होता है। दोनों डीज हो गया, इसके बीच में एक खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान होता है, देख लीजिए उसमें एक छिद्र होता है जिसमें आवेशित कण उत्पन्न करने वाला एक आयन स्रोत S लगा होता है। ये देखिए ये खाली स्थान कहिए, रिक्त स्थान कहिए या फिर छिद्र कहिए, तीनों देख लीजिए। एक छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर छिद्र है जहाँ पे यहाँ पर लिखा है S, इसका मतलब होता है आयन स्रोत लगा होता है। उसके आगे देखते हैं, कह रहा है चूंकि हम जानते हैं कि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। धातु हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। अतः D1 तथा D2 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उपस्थित रहता है। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे ओस्टेट के प्रयोग में कि ओस्टेट जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। किस स्थिति में, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए चूंकि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान 0, तो बचा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उसके अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है जो किसी आवेशित कण को वृत्ताकार पथ प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है। हम ये भी लिखवाए थे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को प्रवाहित कर रहे थे, उसमें ले जा रहे थे, तो 3 केस उसका है। यानी कि पहले वीडियो आप देख लीजिएगा 2 वीडियो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे वृत्तीय पथ का निर्माण होता है। उसमें 3 केस लिखवाए थे, 0 180 पहला केस था, दूसरा 90 डिग्री, यानी कि दूसरा केस जो हम पढ़ाए थे उसी में लिखवाया था कि अगर कुल कार्य का मान 0 हो जाता है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आवेशित कण होता है वो वृत्तीय गति करने लगता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही रहता है जो किसी आवेशित कण को वृत्ताकार पथ प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है। यानी कि वृत्ताकार पथ वो उसमें आवेशित कण जो है प्रदान कर रहा है। देखिए जब इसकी अब कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि तो देखिए कह रहा है जब D1 तथा D2 को प्रत्यावर्ती वोल्टेज यंत्र के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि इसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो आयन स्रोत से धनात्मक आवेशित कण, देख लीजिए पॉजिटिव आवेशित कण या आयन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी से आयन स्रोत से इसमें से आयन का उत्सर्जन होने लगता है। आगे देखते हैं ऊपर वहाँ पे, और ये आवेशित कण ऋणात्मक ध्रुवीयता वाले D2 द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। यानी कि ये ऋणात्मक ध्रुवीयता है और ये जब उत्सर्जित होगा तो ये अवशोषित कर लेगा। उसके आगे देखिए कह रहा है चूंकि D2 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। D2 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र, अभी यहाँ पे बताएं, देखिए जब विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही दोनों के अंदर बचेगा। तो वही वहाँ पे कह रहा है D2 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, अतः ये आवेशित कण D2 के कण वृत्तीय पथ का निर्माण करता है। यानी कि ये आवेशित कण जो है D2 के पथ का जो होगा वृत्तीय निर्माण करेगा, वृत्तीय पथ यहाँ पर निर्माण करता है। जब ये आवेशित कण पहले छोर से दूसरे
छोर तक पहुंचता है, यानी कि ये आवेशित कण पहले छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है, तो इसके लिए उसे प्रमुख समय t/2 के बराबर समय लगता है। देखिए t/2 के समय यहाँ पर जब ये पहले छोर से दूसरे छोर पहुंचेगा तो t/2 के बराबर समय लगता है। और इस स्थिति में यह पाया जाता है कि वोल्टेज यंत्र की ध्रुवीयता भी परिवर्तित हो गई, यानी कि इसकी ध्रुवीयता जो है वो परिवर्तित, धनात्मक जो होगा ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। फिर देखिए, अर्थात कहने का मतलब इसका क्या हुआ, परिवर्तित का मतलब क्या हुआ जी, कि अब D1 जो है ऋणात्मक ध्रुवीयता को प्राप्त कर लेता है। देखिए जब ये छोर बदलेगा तो इसका दिशा भी बदल जाएगा, तो बदलेगा तो अब D1 जो होगा वो ऋणात्मक को प्राप्त कर लेता है तथा D2 में उपस्थित आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और D2 में जो भी आवेश उपस्थित होगा उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेशित कण पर क्या होता है जी, बल लगने लगता है, जिससे और बल के लगने से कण त्वरित हो जाता है। बल के लगने से जो कण होता है वो त्वरित हो जाता है तथा इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो क्या होता है जी, उसकी दिशा बदलती है, यानी कि उस पर बल लगता है तो वो परिवर्तित होने लगता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, बल के लगने से आवेशित कण जो होता है त्वरित हो जाता है तथा इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो D1 में वह आवेशित कण अपेक्षाकृत बड़े त्रिज्या वाले बड़े वृत्त का निर्माण करता है और पुनः यह आवेशित कण D2 में चला जाता है, यानी कि ये क्रिया बार बार होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब इसमें आवेश प्रवाहित होता है तो कार्यविधि में कह रहा है इसमें प्रत्यावर्ती इसमें जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो आयन स्रोत जो होता है, यहाँ पर आयन स्रोत जो है वो क्या कह रहा है जी, धनावेशित कण पर या आयन उत्सर्जन होने लगता है इसके द्वारा। किसके द्वारा जी, तो आयन स्रोत के द्वारा हमारा धनावेश आवेशित कण या आयन का उत्सर्जन होने लगता है, और ये आवेशित कण जो होता है ऋणात्मक ध्रुवीयता वाले D2 द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब अवशोषित कर लिया जाएगा या फिर आकर्षित कर लिया जाएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो फिर आगे कह रहा है चूंकि D2 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, अभी यहाँ पे बताया है केवल D2 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित ही रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा, अतः ये आवेशित कण वहाँ पे देखिए D2 के कण वृत्तीय पथ का निर्माण करता है, ये वृत्तीय पथ का निर्माण करेगा। और जब ये पहले छोर से दूसरे छोर तक जाएगा तो ये प्रमुख समय लेगा, तो इस स्थिति में पाया जाता है कि इसकी वोल्टेज यंत्र जो है, यानी कि ऑस्किलेटर जो है, इसकी ध्रुवीयता चेंज होती है, यानी कि प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस, जब ये वृत्तीय गति करने लगता है उस स्थिति में। तो उसके बाद जो होगा आगे क्या कहता है, तो आगे देखिए उसमें यहाँ पर अब D1 ऋणात्मक ध्रुवीयता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ये बदल गया तो ये इधर आ जाएगा, तो D1 से देखिए ऋणात्मक आ जाएगा और D2 से ये धनात्मक आ जाएगा, प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगता है, यानी कि जो भी इसमें आवेशित कण उत्पन्न होगा उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लगने लगता है तथा इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, यानी कि उस आवेशित कण की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देख लीजिए, और फिर ये क्रिया बार बार चलती रहती है। इसके आगे हम लोग अब देखते हैं कैसे होता है आगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है, इस प्रकार आवेशित कण को D2 से D1 में तथा D1 से D2 में जाना लगातार जारी रहता है, परंतु प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ते चला जाता है। कैसे बढ़ता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम अभी फिगर बनाए थे, ऐसे एक स्रोत था और ये ऐसे घूमता चला जाता है, ये वृत्तीय आपका पथ हो गया। अभी ऐसे फिगर बनाए थे, वृत्ताकार पथ देख लीजिए, और यहाँ पर ऐसे एक बार बना देते हैं, सिंपल तरीका में देख लीजिए। देखिए वृत्ताकार पथ, ये पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया।
लगातार बढ़ते चला जाता है, इसकी त्रिज्या जो है साइक्लोट्रॉन की बढ़ते चला जाता है, देख लीजिए। और इस स्थिति में आवेशित कण की ऊर्जा में भी लगातार वृद्धि होते चली जाती है। इस स्थिति में जो भी इसमें आवेशित कण उत्पन्न हो रहा है और इसकी त्रिज्या जैसे ही बढ़ने लग रही है, वैसे ही इसकी मतलब आवेशित कण की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ते चली जाती है, और अंततः यह आवेशित कण साइक्लोट्रॉन से जो होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन से यह अंततः लास्ट में क्या हुआ, आवेशित कण जो हो गया बाहर निकल गया। किस स्थिति में, जब इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इसमें वोल्टेज जब दिया जा रहा है तो स्रोत से आयन स्रोत से जो है आयन उत्सर्जित होने लगता है, या फिर आवेशित कण कह सकते हैं। और ये बारी बारी से अभी बता चुके हैं पीछे, ये बारी बारी से परिवर्तित होते चला जाता है और इसकी त्रिज्या भी बढ़ने लगती है। और जैसे ही त्रिज्या बढ़ेगी तो इसके गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होने लगता है, और परिवर्तित होता है तो ये धीरे धीरे अपना त्रिज्या बढ़ाने लगता है, और एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है लास्ट में कि ये आवेशित कण जो है साइक्लोट्रॉन से ठीक बाहर निकल जाता है। अब देखिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का व्यंजक, यानी कि इसमें कितनी आवृत्ति होगी इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए वो व्यंजक भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे मान लिए हैं कि माना कि m द्रव्यमान तथा q आवेश वाले कण को साइक्लोट्रॉन में प्रवेश कराया जाए, यानी कि द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है और उस आवेशित कण का आवेश जो है वो q है। तो देखिए अब दो प्लेट बना है, तो प्लेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं हमारा b है, तो b है। तो इसके आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए एक बार और, माना कि m द्रव्यमान तथा q आवेश वाले कण को साइक्लोट्रॉन में प्रवेश कराया जा रहा है और प्लेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो b है। तो b है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय बल हमारा कितना होगा। चुंबकीय बल देख लीजिए, चुंबकीय बल F मतलब फोर्स होगा, M मतलब मैग्नेट ले लेते हैं। चुंबकीय बल जो होगा QVB हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पुनः लेकर चलते हैं। अच्छा ये बताइए, जब वृत्ताकार पथ बन रहा है तो केंद्र की ओर बल लगेगा। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो पुनः लेकर चलते हैं अभिकेंद्र बल। यहाँ पर हम अभिकेंद्र बल आपका निकाल लेते हैं, यानी कि Fc होगा। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला इसका इंग्लिश होगा, C मतलब सेंट्रीफ्यूगल होता है, F मतलब फोर्स। ये होता है फॉर्मूला mv²/r। एक और स्थिति बताए थे कि वृत्तीय गति हो रहा है, तो वृत्तीय गति हो रहा है तो दोनों का जो बल होगा वो इक्वल होगा। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि वृत्तीय गति हो रहा है, तो वृत्तीय गति हो रहा है, इसलिए हमारा Fm का जो मान होगा वो Fc के बराबर होगा। अब दोनों का मान जो है हम यहाँ पे भर देते हैं। Fm का मान देख लेते हैं, तो वो है QVB इक्वल, यहाँ पे देख लीजिए Fc का मान, तो ये है आपका mv²/r। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक भी से एक भी कट गया तो QB इक्वल हो जाएगा mv/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से देखिए mv इक्वल हो जाएगा QBr। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम v का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा QBr/m। तो आवेशित कण का वेग निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर एक और देखिए त्रिज्या अगर इसका निकालना होगा तो r का मान निकालिए, तो इसको नीचे भेजिए, यानी कि r इक्वल हो जाएगा mv/qb। तो इस तरीका से आवेशित कण की त्रिज्या निकाल सकते हैं या फिर उसकी वेग निकाल सकते हैं। तो दो फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धचक्र में लगा समय। अर्धचक्र में लगा समय निकाल लेते हैं। अर्धचक्र पूरा करने में लगा समय इक्वल होगा दूरी बाई वेग, दूरी बटा वेग होता है।
तो देखिएगा दूरी बटा वेग होगा, तो हमारा यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, दूरी जो होगा अर्ध चक्र पूरा कर रहा है तो पाई आर हो जाएगा, और वेग जो होगा वो भी हो जाएगा। समय को स्मॉल टी से सूचित करते हैं, तो देखिए आर का मान हम यहाँ पे भर देते हैं, तो पाई इंटू एम वी बटा क्यू वी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से भी बटा में है तो भी को बटा में कर दीजिए, तो भी से भी कट गया, यानी कि टी इक्वल आ गया पाई एम बटा क्यू बी। तो ये तो अर्ध चक्र में लगा समय हो गया। आगे देखते हैं अर्ध चक्र के बाद भी तो आएगा, तो देखिए आगे देखते हैं आगे कैसे बन रहा है। आवेशित कण द्वारा वृत्तीय पथ का निर्माण करने में समय निकाल लेते हैं। देखिए वृत्तीय पथ बनाने में, ऐसे लिखिए वृत्तीय पथ बनाने में आवेशित कण द्वारा लगा समय निकाल लेते हैं। समय यानी कि t इक्वल हो जाएगा 2t, यानी कुल समय t इक्वल t। देख लीजिए यहाँ पे t/2 इक्वल t। ध्यान देते हैं चूँकि हमारा स्मॉल t जो है वो क्या है, वो अर्ध चक्र पूरा करने में लगा समय है स्मॉल t। अगर हम पूरा निकालते हैं तो t इक्वल जो होगा 2t हो जाएगा, यानी कि पूर्ण चक्र प्राप्त करने में t इक्वल 2t, वही यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग का 2 और t का मान भरते हैं, तो t का मान अभी निकाले हैं, तो पाई एम बाई है आपका क्यू बी। अब इसको गुणा करते हैं तो t इक्वल हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, मतलब टाइम पीरियड, आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है। तो आवृत्ति निकाल लीजिए यहाँ से, आवृत्ति का व्यंजक याद करना था, तो आवृत्ति को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं 1/t। तो t का वैल्यू यहाँ पे हम भर देते हैं, तो 1 हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला जाएगा, यानी कि f इक्वल क्यू बी बाई 2 पाई एम। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, कहता है ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है उसमें भी कहता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कहेगा साइक्लोट्रॉन के आवृत्ति का व्यंजक है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा QB/2 पाई एम। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब देखिए गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं उसके लिए ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं त्वरित आयन की महत्तम गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे तीर का निशान देकर, त्वरित आयन की महत्तम गतिज ऊर्जा। महत्तम गतिज ऊर्जा, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, तो गतिज ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि के इक्वल होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और देखिए महत्तम गतिज ऊर्जा कब होगा जी, महत्तम गतिज ऊर्जा तब होगा जब v का मान अधिक होगा तब, यानी कि यहाँ से हमें निकालना है महत्तम गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए देख लीजिए महत्तम गतिज ऊर्जा, इसका कैसे निकालते हैं, यानी कि ई मैक्सिमम हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ एम भी मैक्सिमम, इसको भी कर दीजिए, यानी कि वेग को मैक्सिमम होना पड़ेगा तब जाकर हमारा महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगा। अब देखिए v का मान अभी यहाँ पर निकाले हैं, वहीं पर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 एम इंटू वी का वैल्यू भर देते हैं QBr/m है, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसका निकालिए तो 1/2 एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कट जाएगा, यानी कि ई मैक्सिमम महत्तम गतिज ऊर्जा आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरीका से हम लोग
दो कंडीशन निकाल दिए। पहला तो साइक्लोट्रॉन के आवृत्ति का व्यंजक और दूसरा जो त्वरित आयन उत्सर्जित हुआ उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लिए। तो साइक्लोट्रॉन हम लोग देख लिए कि साइक्लोट्रॉन है क्या, उसकी बनावट देख लिए, कार्यविधि देख लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए आवृत्ति का व्यंजक भी प्राप्त कर लिया और यहाँ पर त्वरित आयन की गतिज ऊर्जा भी यानी कि महत्तम गतिज ऊर्जा भी हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इस तरीका से आप लोग 5 नंबर का हल कर लिए। तो 5 नंबर ये आप लोग तैयारी कर लीजिए। 5 नंबर में आता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, कार्यविधि और बनावट के बारे में, इसके बारे में वर्णन करें तो वर्णन कर देंगे। उसके बाद अगर कहेगा कि साइक्लोट्रॉन के लिए आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें तो ऐसे मान लेंगे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा। दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से साइक्लोट्रॉन हमारा 5 नंबर प्लस 2 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि 7 नंबर का हम लोग का आज का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।